Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो इवोल्यूशन क्लासेस लेट्स इवॉल्व टू सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो लेट्स रोल द इंट्रो। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें एक अंदर से एक रश मिलता है कि हम आगे भी जा करके और अच्छा करते रहो। आप कमेंट में जरूर लिखे दोस्तों कि हमारे वीडियो में कमी कहाँ रह रही है और हमें कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, या फिर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम आगे चल के किस अलग मुद्दे पे वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा भी कुछ नया सीरीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जरूर हमें बताएं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है और उससे रिलेटेड कैसे है ये चैप्टर। तो आपने चैप्टर 1 पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें आपने ये देखा कि एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कैसे पता चलेगा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस उसके बॉडी में होता है। तो उसी में हमने ये चीज देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करता है खुद से किसी ना किसी तरह से, तो ये उसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। देखिए, कुछ मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, जैसे कि सीड में से सीडलिंग निकलना, ठीक है। सीडलिंग जो निकलता है, प्लांट का जो मूवमेंट होता है, सीडलिंग का जो मूवमेंट होता है वो एक तरह का ग्रोथ के लिए मूवमेंट है, ठीक है। फिर प्लांट्स का जो टेंड्रिल्स होता है ना, वो सपोर्ट के लिए किसी प्लांट्स की तरफ मूव करता है। तो बहुत सारा ऐसा ग्रोथ है, ठीक है, मूवमेंट है जो ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी मूवमेंट है जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि एक बिल्ली एक चूहे को दौड़ा रही हो, ठीक है, तो उससे बिल्ली का ग्रोथ तो नहीं होगा, वो दौड़ ग्रोथ के लिए नहीं रही है, लेकिन उस चूहे को खाने के लिए दौड़ रही है, ठीक है। कोई बच्चा झूला झूल रहा हो, ठीक है, तो वो अपने प्लेजर के लिए, फन के लिए झूला झूलता है, उससे किसी ग्रोथ का रिलेटेड नहीं है उसके बॉडी का, कि उसका बॉडी इसलिए ये काम कर रहा है कि वो ग्रोथ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चूइंग द कड, जो जुगाली करते हैं गाय भैंस, ठीक है, चूइंग द कड जिसको रुमिनेशन बोलते हैं, वो भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे हमने कैसा, हम ह्यूमन भी बहुत सारा मूवमेंट शो करता है। जैसे अगर बहुत ही ब्राइट लाइट आपके आंखों में पड़ जाए, ठीक है, तो आप आंखों को बंद कर लेते हैं, सर घुमा लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई हॉट प्लेट में हाथ सड़ जाए, ठीक है, तो भी हम हाथ हटा लेते हैं, तो भी हम मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सब जो मूवमेंट है ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आप इन सारे एग्जांपल्स मैंने जो अभी दिया हो, चाहे बिल्ली का दिया हो, बच्चे का झूला झूलने का दिया हो, बफलो का दिया हो, ह्यूमन बीइंग का लाइट पड़ने का, या फिर अभी जो मैंने दिया हॉट प्लेट सटने का, आप ये देखिए किसी ना किसी तरह से इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये मूवमेंट क्यों शो हो रहा है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट विद द एनवायरमेंट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक साथ काम करना, ठीक है। डांस होता है ना, बहुत सारे लोग ग्रुप डांस करते हैं तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, मीन सबका एक साथ स्टेप्स नहीं हो रहा है, तो एक साथ काम करने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखिए, कंट्रोल वर्ड कहां से है, कोऑर्डिनेशन तो आप समझ गए, आपको कोऑर्डिनेट एक साथ, आपको रिस्पॉन्स वैसा ही करना है जैसा एनवायरमेंट में चेंजेस है। जैसे कि अगर हॉट प्लेट्स हटाओ तो आप आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं, ठीक है, आपको हाथ हटाना ही होगा। तो रिस्पॉन्स आपका हाथ हटाने का कब आया, जब आपके स्किन पे कोई गर्म चीज सटा, ठीक है। आपके आंखों में गर्म लाइट सटेगा तो आप हाथ नहीं हटाएंगे, आप आंख बंद करेंगे, ठीक है। तो आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो किस चीज से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें, जैसे आप क्लास में लड़कों को लड़कियां की बुराई करनी रहती है, लड़कियों को लड़कों की बुराई करनी रहती है, तो वो धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, दे विस्पर, ठीक है, धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये हाईली कंट्रोल्ड है। अगर उस समय चिल्ला के अगर विस्पर करें, चिल्ला के अपना बात रखेंगे तो मुसीबत हो सकता है क्लास के बीचों बीच, ठीक है। तो ये हाईली कंट्रोल्ड है, मीन्स आपका ब्रेन इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि कब आपको धीरे बोलना है, कब आपको तेज बोलना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मीन्स ये सारे जो आपके एक्शंस हैं, दीज आर हाईली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि इन्वायरमेंट से जो भी रिस्पॉन्स देता है ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल, इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स देता है वो किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। तो यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो देख लेते हैं पहले। जैसे देखिए, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है कि डाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कंट्रोल होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंट्रोल होता है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम से कंट्रोल होता है, सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो इसके लिए भी तो कोई ऑर्गन सिस्टम होगा, और वो है नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है ऐसे इस तरह के सारे
रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते अपने वीडियो के अगले सेशन में और हम देखेंगे कैसे नर्वस टिश्यू काम करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में और कैसे हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है किसी भी चेंजेस को लेकर, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको दो टर्म समझाना चाहूंगा कि क्या होता है स्टिमुलस और क्या होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज दैट इनेबल्स यू टू रिस्पॉन्स टू इट, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस जो आपको इस मतलब मजबूर कर दे या फिर आपका बॉडी रिस्पॉन्स कर जाए जिसके लिए, उस चेंज को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट इनेबल्स यू टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट, इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे वो गर्म प्लेट एक स्टिमुलस, ठीक है, आंखों में लाइट आना, लाइट क्या है, ब्राइट लाइट, एक स्टिमुलस। ठीक है, चूहे का पार हो जाना, बिल्ली दौड़ाने लगे, तो चूहा जो पार हुआ वो एक स्टिमुलस है, किसके लिए, बिल्ली की आंखों के लिए। तो कोई भी ऐसा चेंज जिसके लिए आप रिस्पॉन्स कर जाएं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा चेंज, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स गिवन बाय द बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन। आप कैसा रिस्पॉन्स दिए वो कहलाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्टिमुलस और रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा। ठीक है, स्टिमुलस कैसा है और आपका रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स हुआ कैसे। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच में बहुत सारा कड़ी है जिसको हम वन बाय वन जोड़ेंगे, जो कि जुड़ता है नर्व से। ठीक है, लेकिन नर्व को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि सेंस ऑर्गन है। तो ये जो भी स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट कौन करता है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है वो डिटेक्ट कौन करता है, हमारा सेंस ऑर्गन। सो दे आर बेसिक 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। 5 सेंस ऑर्गन है बॉडी का, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे जूनियर क्लासेस से, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, यही पांचों वो ऑर्गन है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। मतलब आपको बॉडी को पता कैसे चलेगा कि स्टिमुलस है, यही डिटेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे उस चीजों को, उन चीजों को। ठीक है, तो पकड़ते कैसे। ठीक है, तो होता क्या है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर मतलब जो कुछ रिसेप्ट करे, पकड़े। ठीक है, तो हर सेंस ऑर्गन्स में कुछ तरह के रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो किसी भी तरह के स्टिमुलस को पकड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें आई की, तो उसमें पाया जाता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मीन्स लाइट एंड रिसेप्टर्स मीन्स टू रिसेप्ट। सो द सेल्स और द रिसेप्टर सेल्स दैट डिटेक्ट लाइट और चेंज इन लाइट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। लाइट के प्रेजेंस को जो डिटेक्ट करे उन सेल्स को हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, एंड दीज आर फाउंड इन आई। आंखों में मिलता है फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं ईयर का। ईयर में पाए जाते हैं फोनो रिसेप्टर्स। फोनो का मतलब साउंड एंड रिसेप्टर्स का मतलब टू रिसेप्ट। सो द रिसेप्टर सेल्स ऑफ सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट साउंड इज कॉल्ड फोनोरिसेप्टर्स, एंड फोनोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन ईयर्स। अब बात करते हैं टंग में। तो टंग में पाया जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या है, द रिसेप्टर सेल्स दैट कैन डिटेक्ट स्मेल। आपका स्मेल, अगरबत्ती का स्मेल हो, खाने का स्मेल हो, ठीक है, और भी बहुत तरह के स्मेल होता है। ठीक है, जो भी डिटेक्ट करता है ना, वो नोज में पाए जाने वाले रिसेप्टर सेल्स है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, 4 टंग। टंग में पाया जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या है, द रिसेप्टर सेल्स दैट कैन डिटेक्ट टेस्ट। टेस्ट को, जो आप खाना खाते हैं ना, ठीक है, अगर गस्टेटरी रिसेप्टर्स ना होता तो दुनिया का हर खाना सेम लगता। तो आप मुर्गा खाओ, चावल खाओ, मछली खाओ, फ्रूट खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ पता नहीं चलता, सब एक जैसा लगता। ठीक है, क्योंकि हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स है जो टेस्ट रिसेप्ट कर सकता है, इसलिए हमें हर फूड का टेस्ट पता चलता है। ठीक है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट इन टंग। अब 5th नंबर स्किन। इसमें पाया जाता है थर्मोरिसेप्टर्स एंड थिग्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, थर्मोरिसेप्टर्स, थर्मो मींस हीट एंड रिसेप्टर्स मींस टू डिटेक्ट। सो द रिसेप्टर सेल्स दैट कैन डिटेक्ट हीट दैट इज कॉल्ड थर्मोरिसेप्टर्स। अब आपका स्किन ही है, ठंडा गर्म पकड़ता है। ठीक है, एंड देन थिग्मोरिसेप्टर्स। थिग्मो का मतलब है टच। जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर कुछ अलग होगा तभी ना डिटेक्ट हो पाएगा। मान लीजिए आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, कोई और ह्यूमन बीइंग आके आपको 37 डिग्री सेल्सियस छू दिया, तो आपका बॉडी अगर सिर्फ हीट रिसेप्ट कर पाता तो अंतर ही नहीं है टेम्परेचर में, तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं।
तो पता ही नहीं चलेगा। पता इसलिए चलता है क्योंकि उसमें थिग्मो रिसेप्टर्स दिए, वो टच को भी डिटेक्ट कर सकता है। थिग्मो मींस टच, सो द रिसेप्टर सेल्स दैट कैन डिटेक्ट टच, इट इज कॉल्ड एज थिग्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई में प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर्स, ईयर में प्रेजेंट है फोनो रिसेप्टर्स, नोज में प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टंग में प्रेजेंट है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और स्किन में प्रेजेंट है थर्मोरिसेप्टर्स एंड थिग्मोरिसेप्टर्स। दो रिसेप्टर है स्किन। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने खाना खाया, ठीक है, देखिए हर सेंस ऑर्गन से हमारा नर्व जुड़ा हुआ है, नर्व्स। ठीक है, नर्व्स क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आता है। तो नर्व्स क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हर एक सेंस ऑर्गन से, चाहे ईयर हो, चाहे आईज, चाहे नोज, चाहे टंग, चाहे स्किन। स्किन के नीचे तो आपको नर्व्स तो यूं ही दिखाई देता है। ठीक है, मेरे हाथ में दिखाई देगा, ज्यादा काला है मेरा हाथ। ठीक है, आप लोग हाथ पूरा जिसका होगा उसको दिखाई देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो नर्व जो है वो स्किन के नीचे दिखाई देता ही है। ठीक है, तो हर एक सेंस ऑर्गन से नर्व्स जुड़ा होता है। तो होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपने कोई खाना खाया। ठीक है, लड़कियां फुचका खाई, लड़कों ने मिठाई खाया। लड़कियां तो फुचका देखते ही मुंह से पानी आ जाएगा, और लॉकडाउन के पीरियड में तो और ज्यादा। ठीक है, तो ऑफेंसिव मत होना कि सर फुचका का याद दिला दिए। ठीक है, बस नाम लिए और फील कर लो। वैसे भी तुम लड़कियों का तो बोल सकते हैं कि जो पावर होता है इमेजिनेशन, वो कुछ हाई लेवल पे होता है। वो नाम लेते ही उनके मुंह में टेस्ट आ जाता है। तो फुचका बोल दिया, टेस्ट ले लो। ठीक है, तो फुचका जो है मान लीजिए आपने दिया, तो आपके टंग में जैसे ही इमली या फुचका का जो टेस्ट आएगा, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो गस्टेटरी रिसेप्टर से टंग में जो नर्व जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, उस नर्व से इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन तक। ठीक है, अब वो होता कैसे, ठीक है, तो यहां ध्यान से सुनिएगा, मैं डायग्राम दे रहा हूं, आप डायग्राम में देखिए। देखिए, तो जो डायग्राम है उसमें देखिए, अगर आप न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हैं, पहले न्यूरॉन है क्या ये समझ लीजिए। तो नर्व जो है ना, नर्व टिश्यू, ये वो न्यूरॉन से ही बना। न्यूरॉन क्या है, सेल है। न्यूरॉन इज अ सेल दैट फॉर्म्स नर्वस टिश्यू। ठीक है, आप टिश्यू क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारा सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है। तो नर्व टिश्यू जो है वो न्यूरॉन से मिलकर के बना है। न्यूरॉन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यानी वो बना ही हुआ है न्यूरॉन से, और उसका जो फंक्शन है वो भी कंट्रोल होता है न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन का जो डायग्राम आप यहाँ पे देखें, न्यूरॉन का जो डायग्राम है उसका ऊपर में जो स्ट्रक्चर है वो हेरी लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद उसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो उसका अभी इतना रोल नहीं है इस चैप्टर में। उसके लॉन्ग एक्सॉन है, ट्यूब। एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ पाया जाता है, और एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग आपको प्लांट के रूट्स के जैसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, जहां पे पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग खत्म हो रहा है, वहां पे दूसरे न्यूरॉन का फिर से उसके नीचे एक और न्यूरॉन होगा, तो वहां पे उस न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा। फिर वो न्यूरॉन लंबा सा, फिर उस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के बाद एक तीसरा न्यूरॉन होगा, उसका उसका डेंड्राइट्स आसपास होगा उस नर्व एंडिंग के। तो इसी तरह न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, फिर दूसरे का डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, फिर तीसरे का डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, करते करते पूरा ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है। तो वो होता कैसे, देखिए, होता कुछ इस तरह है। जो एक्चुअली क्या है, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, तो सेल बॉडी का जो आउटर रीजन है यानी डेंड्राइट्स ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने कुछ खाया तो टंग के जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है उसने एक चेंज को एक्सेप्ट किया कि कुछ अलग चीज आया है मेरे टंग में। टंग नहीं बताता है कि आपने क्या खाया, वो ब्रेन बताता है। ठीक है, तो टंग से जो जुड़ा नर्व्स होगा उसका डेंड्राइट्स हमारे टंग के रिसेप्टर सेल से जुड़ा होगा। जैसे ही कोई चेंज आता है तो डेंड्राइट्स में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट मतलब आप प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्व इंपल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में पास होता है एक्सॉन से। देखिए, एक्सॉन में आयंस पाया जाता है, आयंस, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये सब एक्सॉन में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, उस नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करता है कहां तक, नर्व एंडिंग तक। लेकिन नर्व एंडिंग के बाद वहां कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो होता क्या है, देखिए,
दो न्यूरॉन के जो जंक्शन होते हैं, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, इट इज कॉल्ड एज सिनैप्स। सिनैप्स बोलते हैं उसको, SYNAPS, सिनैप्स, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, या फिर आप बोल सकते हैं द प्लेस वेयर टू न्यूरॉन मीट, इट इज कॉल्ड एज सिनैप्स। तो सिनैप्स में क्या होता है, आयंस तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट पास हो नहीं पाएगा। तो होता क्या है, आप देखिए सिनैप्स में क्या होगा, सिनैप्स में बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को चेंज कर देते हैं केमिकल मैसेज में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज, और वो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल मैसेज को लेकर के दूसरे के डेंड्राइट्स तक पहुंचा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, वो आया एक्सोन से पास हुआ, तो आप बोल सकते हैं एक्वायर कौन किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, एक्सन। ट्रांसफर कौन किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, सॉरी एक्वायर कौन किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, सेल बॉडी या डेंड्राइट बोल लीजिए। ट्रांसफर कौन करता है नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, एक्सन। एंड कहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है केमिकल मैसेंजर में, सिनैप्स में। नर्व एंडिंग के बाद जो सिनैप्स है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल मैसेंजर में। फिर केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू थोड़ा थोड़ा मैसेज जाता है अगले के डेंड्राइट तक, और अगला डेंड्राइट में फिर से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाता है, और फिर एक्सोन से होता है जैसे ही दूसरे के नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, तो ये फिर से केमिकल मैसेंजर में चेंज जाएगा। और इसी तरह डेंड्राइट्स में ये चेंज एक्वायर होगा नर्व इंपल्स के फॉर्म में, एक्सोन से ट्रांसफर होगा नर्व इंपल्स के फॉर्म में, और जंक्शन में ये चेंज हो जाएगा किसमें, केमिकल मैसेज में। फिर ये केमिकल मैसेज अगले के एक्सोन तक पहुंचेगा, तो नर्व इंपल्स, एक्सोन से नर्व इंपल्स, और फिर नर्व एंडिंग में ये चेंज हो जाएगा केमिकल मैसेंजर में। तो कुछ इसी तरह एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा, तीसरा से चौथा, करते 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 ये स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें किसी भी चीज, और जब जैसे ही ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन का भी हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, उसका काम होता है एनालाइज करना किसी भी चीज को, आपको डिसीजन लेना। तो आप जब खाएंगे तो आपको टेस्ट, अरे फुचका खाया है, लड़के जो है वो मिठाई खाएंगे, ठीक है। अगर आपका ब्रेन ठीक से काम ना करे तो पता चला आप खा रहे हैं फुचका और टेस्ट आ रहा है मुर्गा, ठीक है। तो अगर ब्रेन को सही से काम, खैर ब्रेन तो स्टोर करके रखता है, आपने जब पहली बार फुचका खाया होगा तो ये स्टोर करके रख लेता है कि ऐसा जो टेस्ट है वो फुचका का टेस्ट है। नाम आपने याद लिखा दिमाग में कि अरे हम फुचका खा रहे हैं, तो आपके ब्रेन को स्टोर है कि फुचका का टेस्ट ऐसा होता है। तो जैसे ही आपने अपने टंग में रखा, तो और गस्टेटरी रिसेप्टर्स ने रिसेप्ट किया, वहां के न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होगा, वहां पे नर्व इंपल्स क्रिएट हुआ, एक्सोन से नर्व इंपल्स पास होते हुए कहां पे चेंज हो गया, केमिकल मैसेंजर में, सिनैप्स में। सिनैप्स के बाद वो पहुंचा दूसरे के नर्व इंपल्स तक, डेंड्राइट तक, और करते करते इसी तरह एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, करते करते ये ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगा आपके दिमाग में, पता चलेगा कि हाँ मैंने फुचका खाया, उसका टेस्ट अच्छा है, खराब है, जो भी। खैर खराब तो आपको सब खा जाते हैं फुचका, हमको पता है, खराब हो चाहे जैसा भी हो, फुचका बस होना चाहिए चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्म। तो अब हम देखेंगे कि क्या है रिफ्लेक्स एक्शन और कैसे ये काम करता है। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो द एक्शन इन विच वी डू नॉट हैव टाइम टू थिंक, ऐसा एक्शन जिसमें हमें सोचने का मौका ना मिले, और द एक्शन or the sudden response of our body in which we do not take time to think or to decide what to do, it is called as reflex action. जैसे for an example, आपने देखा होगा कि आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से हॉर्न की आवाज आती है, तो आप अचानक से कूद करके एक तरफ आ जाते हैं, ठीक है, यू जंप असाइड। उसके बाद आपका हाथ गलती से किसी गर्म प्लेट, हॉट प्लेट में सट गया हो, तो अपने आप हाथ हट जाता है, ठीक है। तो ये सब एक्शन क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, आप सोच समझ के नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा देखिए इसलिए क्यों है, क्योंकि जो सोच समझ के किया जाता है, जैसे आपको पता है कि वहां कोई गर्म ग्लास और आप देखने जा रहे हैं कितना गर्म है, ठीक है, तो आपको पता है, आपको हाथ लेकर के जाना है, टच करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ देर तक छुए हुए हैं तो आपको कम गर्म लग रहा है, धीरे धीरे आपको जब ज्यादा गर्म लगने लगता है तो आप हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी कोई सोचा समझा मतलब एक्शन होता है, तो आप समझिए कि नर्व इंपल्स का और न्यूरॉन के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, बहुत लंबा ये इंटरेक्शन है जिसमें टाइम लगेगा। और आप सोचिए अगर आपका फ्लेम में, मतलब फ्लेम में आपका हाथ चला जाए जलता हुआ आग में गलती से, तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप सोच समझ के करेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा आग में है, ओ
और हटाएंगे तब तक आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्विक रिस्पॉन्स, ये हुआ है उसको खतरों से बचाने के लिए। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स और द सडन रिस्पॉन्स इन विच वी डू नॉट हैव टाइम टू थिंक, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और देखिए हमारे बॉडी का सारा नर्व जाकर के जुड़ता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही वो होता है जो बेसिकली कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, क्योंकि ब्रेन तक जाने में, ब्रेन एनालाइज करता है किसी चीज को, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है और हो सकता है हमें ज्यादा नुकसान पहुंचे। इसलिए ये जो है कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स। तो ध्यान रहे रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टली बाय ब्रेन, डायरेक्टली इनडायरेक्ट रोल है ब्रेन। ठीक है, इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वह स्पाइनल कॉर्ड में भले होता हो, लेकिन कुछ समय के बाद स्पाइनल कॉर्ड भी उसको भेजता है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, ताकि हम एनालाइज करें। जैसे आपको आपका साउंड आया ट्रेन का या ट्रक का, आप अचानक से कूद कर पीछे हो गए, फिर कुछ सेकंड के बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा हुआ क्यों, आपने ऐसा रिस्पॉन्स किया क्यों। तो ये जो समझ में आ रहा है आपको, वो इसलिए है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजा है कि आपके साथ हुआ क्यों। और वो इसलिए होता है ताकि फ्यूचर में आप ज्यादा सतर्क रहें। ठीक है, कि अगली बार आपको रोड पार करना है तो ध्यान रहे कि हमको देखना होगा पिछली बार क्या होता, हम बचे थे, बड़ी मुश्किल से बचे। ठीक है, तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ये जो रिस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, दैट इज स्टोर्ड इन द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है ये सब चीज। ठीक है, तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड भेजता है ब्रेन को। तो ब्रेन का इनडायरेक्ट रोल है, रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन के जो मेमोरी होता है, सारे जो स्टिमुलस हुआ, सारा जो रिस्पॉन्स हुआ, उसको स्टोर करके रखता है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कंडीशंस आने से पहले आपका माइंड आपको आगाह कर दे कि पिछले बार ऐसा हुआ था, इस बार अगर आपको जाना है तो थोड़ा संभल कर रहना है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन में जो जो हमारे बॉडी में चेंजेस होता है, ठीक है, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, उस पाथवे को, उस रास्ते को, उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से होकर के निकलता है। आर्क, आपने सर्कल का आर्क देखा होगा ना, सर्कल का आर्क यानी पाथवे, रास्ता गोल सा ऐसा होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जाकर करके ये घूम करके आ जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क को समझाने से पहले, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नर्व्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, द न्यूरॉन दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, जैसे मान लीजिए हम जैसे ट्रक का एग्जांपल दे, ट्रक का हॉर्न बजा, आपके कानों में पड़ा, तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सो द न्यूरॉन दैट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है इसलिए सेंसरी न्यूरॉन, सेंस ऑर्गन से जुड़ा है इसलिए सेंसरी न्यूरॉन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है मोटर न्यूरॉन पे। और मोटर न्यूरॉन क्या है? द न्यूरॉन दैट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टर ऑर्गन? मींस रिस्पांस के दौरान आपके जिस ऑर्गन में इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। जैसे जब साउंड पड़ा ट्रक का, आपने छलांग लगाया, आप गौर कर सकते हैं इसमें आपका सारा बॉडी कोऑर्डिनेट किया एक साथ, मसल्स बोन्स एक साथ काम किया, पैरों के मसल्स, पैरों के बोन्स, कमर के मसल्स ने एक साथ काम किया, बोन्स ने। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन क्या होगा, पैरों के मसल्स और बोन्स के पास, कमर के मसल्स और हाथों के मसल्स और बोन्स, हम हाथ को भी मूवमेंट कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इस केस में इफेक्टिव ऑर्गन है वो है पैर के मसल्स। ठीक है, आपको दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं बात करें, अचानक से आपका हाथ किसी फ्लेम में, मतलब आग जलता हुआ में चला गया, ठीक है, तो आपका हाथ का जो स्किन है वो हीट रिसेप्टर करेगा, थर्मोसेप्टर्स, और वहां से जुड़ा जो सेंसरी न्यूरॉन होगा दैट विल टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रीनल न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ता है। और मोटर न्यूरॉन है क्या? वो ऑर्डर लेकर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से कि क्या करना है हमको, वो हाथ के मसल्स तक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है और हाथ हटेगा। देखिए क्लास 9 में आपको आपने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है मसल से, उसमें बहुत सारा प्रोटीन्स पाया जाता है, वो प्रोटीन के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मसल्स मूव करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन निकलेगा इस केस में, वो हमारे मसल्स के प्रोटीन तक जाएगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे और हम हाथ ऐसे हटा ले, तो हमारे मसल्स में इंफॉर्मेशन पहुंचेगा इस केस में। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन।
the neuron that takes information from spinal cord to the effective organ or effector organ of the body during a reflex action, it is called a motor neuron. और आप जब इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मान लीजिए हैंड, स्किन से सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड से रेडियो न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. ये जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क जो है वो आपको किसी भी सिचुएशन में बनाने आ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कानों में आगे किसी ने चिल्ला दिया और आप अचानक से हटाए, तो कानों में जब आकर आप किसी ने चिल्लाया, ठीक है, तो आपके कानों के जो फोनो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया सेंसरी न्यूरॉन को. सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर के गया स्पाइनल कॉर्ड तक. द सेंसरी इंफॉर्मेशन विल टेक दैट इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड. इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड द जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एनालाइजेशन होगा और क्या स्टेप लेना है वो स्पाइनल कॉर्ड ये चीज को मतलब डिसाइड करेगा. ठीक है, spinal cord will analyze the situation and will give an order to the motor neuron to take the information to the effective organ to give a proper response. ठीक है, spinal cord एक information देगा motor neuron को कि ये information लेकर के जाओ effective organ तक ताकि वो proper response दे सके जैसा जरूरी है इस situation. ठीक है, so then after motor neuron will take that information from spinal cord to the effector organ and effector organ will respond accordingly. तो होगा क्या, आप देखिए गले के मसल्स आप ऐसे कान हटाते हैं, ठीक है, आप हटाते हैं या फिर दूर हो जाते हैं तो आपका बॉडी के मसल्स कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ काम करेंगे. यानी इस समय इफेक्टर ऑर्गन क्या है, आपके बॉडी के मसल्स, गला का मसल्स, बोन्स वगैरह एक साथ काम. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन कुछ इस तरह से काम करता है. अब एक बात कि क्या रोल है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में, तो डायरेक्ट रोल नहीं है, देयर इज इनडायरेक्ट रोल ऑफ ब्रेन. द spinal cord will sell the information to the brain after the reflex action. The brain will store the information for future reference. फ्यूचर के रेफरेंस के लिए ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर रखेगा ताकि आगे चल के अगर आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन झेलना पड़े तो आपको दिमाग में ये चीज रहे कि अच्छा यहाँ पे हम जब बैठे थे ऐसा कर रहे थे तो ऐसा हुआ था, तो आप सतर्क रहेंगे, अगले बार खुद को ज्यादा सेफ रख सकते हैं. ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है, क्विक रिस्पॉन्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के थ्रू गए, सोच समझ के डिसीजन लेने, तो इस दौरान बहुत सारा इंटरेक्शन जो होता है न्यूरॉन और नर्व इंपल्स के बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम टेकिंग होता है. इतना टाइम टेकिंग हो सकता है कि उस समय तक हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन आया है हमारे, मतलब कह सकते हैं एक ऐसा एक्शन आया है हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह जो हमें एडवर्स कंडीशन से बचाता है. ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में और क्या क्या इंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है उसके बारे में, और फिर हम देखेंगे प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में. टिल देन गुड बाय. और गुड बाय से पहले मैं आपसे कह दूं दोस्तों, तो प्लीज लाइक द वीडियो. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में हमारे चैनल को हेल्प करें ताकि मैं अगली बार से लाइव आकर के पढ़ा पाऊँ. ये रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, लाइव में उतना मेहनत नहीं है और ज्यादा टाइम टेकिंग भी है. ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सारे कुछ को जोड़ना, नोट्स देना, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है. जितना वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता उतना एडिट करने में उससे 4 गुना टाइम लग जाता है. ठीक है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए. मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा. टिल देन गुड बाय.